जयंती को फिलहाल सभी पार्टियों ने देखा कैसे धूमधाम से मनाया, नमन किया, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाली बात कोई नहीं अपनाता जल्दी। देखिए, अपनाता भी नहीं है और उसको लागू भी नहीं करता है। जैसे आज अगर कहूँ तो मुझे कई लोग कहते हैं कि आप डरते क्यों नहीं हो, तो मैंने कहा डरने की क्या बात है। नहीं, बोले सरकार इनको अंदर डाल दिए, उनको अंदर डाल दिए, भय का माहौल है। आज भी कार्यक्रम करने आए थे, जायसवाल जी मुझे बताए थे कि उनका एक कार्यक्रम एक और जगह होना था, उसको परमिशन ना देते हुए दूसरे जगह पे दे दिया है। तो ये जो प्रशासनिक तौर पर ये जो दमन की व्यवस्था जो बनाई रखी है, वो पॉलिटिकली जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक कोई अधिकारी इस तरह से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए ये पॉलिटिकली जो है दमन की जो राजनीति है वो मेरे ख्याल से समाज में एक भय निर्माण कर रही है और उससे बाहर निकलना एक उचित है, ऐसा मैं मानता हूँ। दुनिया भर में बाजार खोज करने की बात शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जितना बड़ा बाजार भारत में है उतना बड़ा बाजार दूसरे और किसी देश के पास नहीं है। और इसलिए हर कोई जो है इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि यहाँ की सरकार जो है इसको कैसे डील करे, इसका विवरण इनके पास है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये कभी टकराव के मूड में दिखते हैं और कभी उसी देश के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका ये जो रवैया है, ये रवैया मैं कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए हित नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उसी में जो है वो ट्रम्प ये आपको धमकी दे रहा है, चाइना भी आपको धमकी दे रहा है। मैं ट्रम्प की धमकी जो है वो व्यापार तक ही देखता हूँ, उसके आगे नहीं जाएगी ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाइना की जो धमकी है वो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती की है वो बांग्लादेश के जो अध्यक्ष है माननीय यूनुस साहब जो है उनके साथ में दोस्ती की हुई है, उनकी मदद की हाथ मांगी है। और चाइना ने उनसे कहा है कि आपका जो अनयूज्ड भारत को लगते हुए एरोड्रोम जो है, एयरफील्ड जो है, वो आप हमको दीजिए ताकि हम अपने हवाई जहाज जो है वहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो ये दो अलग तरीके से है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन चाइना आपके मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको डिस्टर्ब और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी हो रही है वहाँ पर। देखिए, हम लोग पुराने तरीके की ओर जा रहे हैं। पहले भी पूंजी जो थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर जब था तो कुछ लोगों के हाथ में थी, बाकी सभी लेबर थे। आज दोबारा उसी तरह की राजनीति हम लोग करने जा रहे हैं कि संपत्ति जो है देश की ये कुछ लोगों के हाथ में हम लोग देने जा रहे हैं और बाकी जो है उसके मजदूर बने, ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति जो है वो चल नहीं पाएगी, तानाशाही इस देश में बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली सेटल, आर्थिक दृष्टिकोण से जो सेटल्ड है और वो इसलिए आवाज़ उठाते हैं, आप उनको अगर अनसेटल करोगे तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और वो अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो तानाशाही और बढ़ती जाएगी, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पिछले एक दशक में वर्ग और जाति संघर्ष बढ़ा है समाज में, उसको किस रूप में देखते हैं? मैं अगर कहूँगा कि लोगों में संघर्ष बढ़ा है, ये बात आपकी सही है। जात के नाम से बढ़ा हुआ जो है वो विद्यार्थियों में बढ़ा हुआ है, आम जनता में उतना दिखाई नहीं देता। क्योंकि विद्यार्थियों में इसलिए बढ़ा है क्योंकि सीटें कम है और विद्यार्थी ज़्यादा है, इसलिए
अगर उसको सीट नहीं मिली तो जनरल क्लास आरक्षणवादियों को दोष देता है, और आरक्षणवादी जो है वो अपने में से पढ़े लिखे जो है उसको देश से जाए कि इसको साधन ज्यादा है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो है वो इस फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं अपनी बात कहूँ, हम लोग जब कॉलेज में 11वीं आखिरी बैच हम लोग की थी, पास होने के बाद कॉलेज में जाते थे, इंटर साइंस के बाद बाइफर्केशन होता था, लेकिन उस वक्त सीटें ज़्यादा होती थी और कैंडिडेट्स कम होते थे, ऐसी परिस्थिति है। मेरे ख्याल से आज भी सरकार को यही देखना है कि सीटें ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है। अगर ये सरकार देखेगी तो ये विद्यार्थियों के बीच में जो एडमिशन के वक्त, बाइफर्केशन के वक्त जाति का जो बढ़ावा हम लोग को दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से कम होगा और नॉर्मल ज़िंदगी अपना वो जीता रहेगा।